आज हम पढ़ेंगे भारत के संवैधानिक विकास। संवैधानिक विकास कहने का मतलब है कि जो वर्तमान अभी आप संविधान देख रहे हैं, उसके विकास होने में किस-किस पुराने महत्वपूर्ण कानून की भूमिका है। औपनिवेशिक काल में कौन-कौन से ऐसे घटना घटी थी, जो वर्तमान संविधान को प्रारूप को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं संवैधानिक विकास। ये मुख्य रूप से औपनिवेशिक काल के समय जो संवैधानिक विकास हुआ था, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए कौन-कौन से ये घटना है संवैधानिक विकास के लिए उत्तरदायी थे। देखिए सबसे पहले आया था संवैधानिक विकास के क्रम में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया था। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में हम जानकारी लेते हैं कि इसके आने का पीछे क्या कारण था, इसका क्या प्रभाव पड़ा। देखिए रेगुलेटिंग का सिंपल सी अर्थ होता है अपने अधीन कर लेना। जब आप देखिएगा यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शासन कर रही थी और ब्रिटिश संसद चाह रही थी कि उस पर नियंत्रण स्थापित किया जाए। तो किस प्रकार से नियंत्रण स्थापित किया जाए, तो सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लाया गया था। रेगुलेटिंग का अर्थ होता है किसी भी संस्था को अपने अधीन कर लेना। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी आप जानते हैं कि भारत में शासन कर रही थी, उसको ब्रिटिश संसद ने अपने अधीन करने के लिए सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट लाया था। उस समय क्या कारण था, तो चलिए जानते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आने के क्या क्या कारण थे। तो सबसे पहला कारण था कि कंपनी में भ्रष्टाचार बढ़ गया। भ्रष्टाचार को कम करना, क्योंकि कंपनी में उस समय तक भ्रष्टाचार है जो काफ़ी अधिक हो गया था। जो ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर होते थे, जो डायरेक्टर होते थे, वो भारतीय राजा से क्या करते थे, वो रिश्वत लेते थे, जिसके वजह से कंपनी में काफ़ी भ्रष्टाचार हो गई थी, जिसका कम करना एक उद्देश्य था और एक कारण भी था कि रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से भ्रष्टाचार है जो कंपनी में विद्यमान है उसे कम किया जा सके। दूसरी क्या कारण है कि कंपनी के शक्ति पर नियंत्रण। कंपनी के शक्ति पर नियंत्रण कहने का मतलब है कि ईस्ट इंडिया कंपनी है उस समय तक काफ़ी शक्तिशाली हो गई थी भारत में। वो शासन मतलब कि एक तरह से व्यापार भी कर रही थी और यहाँ पर शासन व्यवस्था भी अपने कंट्रोल में करके रखा था, जिसकी वजह से कंपनी है जो काफ़ी शक्तिशाली हो गई थी और उसके शक्ति को नियंत्रण करने के लिए ब्रिटिश संसद के द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लाया गया था। वही था कि भारतीयों के बढ़ते असंतोष करने का मतलब है कि भारतीय लोग हैं जो ईस्ट इंडिया कंपनी से नाराज़ हो रहे थे, क्योंकि वो एक तरह से यहाँ से टैक्स वसूल करके भी ले जा रहे थे और जो कच्चे माल है वो भी ले जा रहे थे और जो अधिकारी की वेतन भत्ता है वो भी दिया जा रहा था और ऊपर से इन लोग से क्या है, भारतीय लोगों से रिश्वत बड़े मात्रा में लिया जा रहा था, जिसकी वजह से भारतीय भारतीय जो लोग थे, राजा थे, वो उन पर असंतोष बढ़ रही थी, किसके प्रति, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति बढ़ रही थी। वहीं आप देखिए एडम स्मिथ के फ्री मार्केट यानी कि लेजेज फेयर का सिद्धांत है। देखिए लेजेज फेयर का मतलब होता है कि मार्केट को स्वतंत्र रूप से खुले छोड़ देना चाहिए, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी संस्था को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, इसे लेजेज फेयर कहते हैं। लेकिन आप देखिएगा 1773 तक क्या था कि उस समय 1773 तक क्या था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसको भारत से व्यापार करना एक अधिकार था, कोई अन्य कंपनी भारत से व्यापार नहीं कर सकती थी। लेकिन उसी समय एडम स्मिथ, जिनको इकोनॉमिक्स का फादर कहा जाता है, उन्होंने एक कंसेप्ट दिए थे फ्री मार्केट, इसी को कहते हैं लेजेज फेयर का सिद्धांत। लेजेज फेयर का सिद्धांत ये है जो एडम स्मिथ के द्वारा दिया गया था। और फ्री मार्केट का कंसेप्ट होता है कि किसी भी मार्केट को, किसी भी बाज़ार को कोई है जो संस्था, सरकार इसे नियमित ना करे, उसे स्वतंत्र रूप से व्यापार के लिए, आवागमन के लिए स्वतंत्र व्यापार यानी कि बाज़ार स्वतंत्र इस चीज़ को डिसाइड करे कि किस चीज़ का सप्लाई है और किस चीज़ का पूर्ति होनी चाहिए। तो इस चीज़ को कहते हैं लेजेज फेयर। सरकार जिसमें इन्वॉल्व नहीं होती है, सरकार किसी भी संस्था के रूप में आकर के नियंत्रण नहीं करती है बाज़ार को, यानी कि व्यापार है, जो बाज़ार है वो मुक्त अवस्था में खुद निर्णय लेता है, तो उसे बोलते हैं लेजेज फेयर। ये क्या हुआ था कि इस यूरोप में क्या हुआ था कि लेजेज फेयर जो एडम स्मिथ के कंसेप्ट हो काफ़ी उस समय लोकप्रिय हो रहा था, तो सरकार चाह रही थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी पर रेगुलेट किया जाए। इसी कारण देख रहे हैं, ये मुख्य 3-4 कारण है जिसके वजह से रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है जो लाया गया था। ये मुख्य कारण आपको हम अभी बताए हैं, जो इसका क्यों कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लाने का ये प्रमुख कारण थे ये सब। चलिए आगे देखते हैं कि इसमें क्या क्या प्रावधान थे। जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसमें क्या क्या प्रावधान किया गया था। क्या क्या प्रावधान था कि बंगाल के गवर्नर जनरल के पद का प्रावधान किया गया। गवर्नर जनरल जिसे जीजी कहते हैं, गवर्नर जनरल
के सहायता के लिए 4 सदस्य का परिषद का गठन किया गया। देखिए, सबसे पहले क्या किया गया था कि इसमें 1773 के जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें क्या-क्या प्रावधान थे? तो सबसे था कि गवर्नर जनरल के पद का प्रावधान किया गया था। पहली बार गवर्नर जनरल का पद है जो 1773 के तहत लाया गया था। किसका पद? गवर्नर जनरल का पद, जिसे हम जीजी कहते हैं, गवर्नर जनरल कहते हैं। और उसको सहायता के लिए 4 सदस्य का एक परिषद का गठन किया गया, जिसमें 4 सदस्य थे। क्यों? क्योंकि गवर्नर जनरल का वो सहायता कर सके। दूसरा क्या प्रावधान है कि मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर को बंगाल के अधीन लाया गया। उस समय 3 प्रांत आप देख सकते हैं, मुख्यतः मद्रास, बम्बई और एक था बंगाल। तो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन मद्रास और बम्बई के गवर्नर के ला दिया गया था। यानी कि जो गवर्नर जनरल मद्रास के होंगे और बम्बई के होंगे, ये दोनों गवर्नर जनरल को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया था कि उसी के अधीन रह करके आपको काम करना है। तो सबसे शक्तिशाली किसको बना दिया गया था? तो बंगाल के जो गवर्नर थे उसको सबसे शक्तिशाली इस समय बना दिया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या प्रावधान था इसमें। नेक्स्ट प्रावधान था कि बंगाल में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। देखिए, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही बंगाल में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, लेकिन 1773 में प्रावधान किया गया था और 1774 में क्या किया गया था? 1774 में यह सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। और देखिए, इसमें 1774 में जो सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना किया गया था, इसमें मुख्य जो न्यायाधीश थे, प्रथम मुख्य न्यायाधीश वो एलिजा इम्पे इनको नियुक्त किया गया था। एलिजा इम्पे है जो बंगाल के सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हैं। और इसकी स्थापना का प्रावधान है जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत किया गया था, और इसकी स्थापना जो 1774 में किया गया था। तो इस प्रकार से इसमें प्रावधान था। नेक्स्ट प्रावधान क्या है? तो कर्मचारी को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से रिश्वत लेने पर प्रतिबंध कर दिया गया था। अभी हम देखें कि क्या कारण था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट आने का। तो उसमें देख रहे थे कि भारतीयों में एक असंतोष बढ़ रहा था, कंपनी में भ्रष्टाचार थी जिसको कम करना एक उद्देश्य था। तो इसमें क्या किया गया था? प्रावधान जब 1773 का आया था तो उसमें कह दिया गया था कि कर्मचारी को निजी व्यापार करने, यानी कि जो कर्मचारी निजी व्यापार करते थे उनको और भारतीय लोगों से रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। यानी कि जो कर्मचारी कोई काम करने के लिए भारतीय लोगों से रिश्वत लेते थे, राजा से या भारतीय अन्य लोगों से, तो उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। और जो निजी व्यापार जो उस समय चल रहे थे गवर्नर जनरल के द्वारा या अन्य जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी थे उनके द्वारा जो निजी व्यापार चल रहा था उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो इस प्रकार से इसमें प्रावधान कर दिया गया था। किसमें? 1773 के रेगुलेटिंग। देखिए, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उस समय जो ब्रिटिश जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे वो लॉर्ड नॉर्थ थे। लॉर्ड नॉर्थ है जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे, उन्हीं के समय जो 1773 का एक्ट है जो लॉर्ड नॉर्थ के समय आया था। तो इसमें उपरोक्त जो प्रावधान हम जाने हैं कि क्या क्या प्रावधान था, क्या क्या कारण था, वो लाया गया था। देखिए, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ कमियाँ थी, उसको दूर करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट 1784 लाया गया था। तो पिट्स क्या था कि पिट्स उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उन्हीं के नाम पर के पिट्स इंडिया एक्ट 1784 लाया गया था। तो पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स क्या थे? तो पिट्स आप याद रखेंगे कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, उन्हीं के निर्देशन में इस एक्ट को तैयार किया गया था, जो मुख्यतः 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसकी जो खामियां थी उसको दूर करने के लिए 1784 में लाया गया था। तो इसमें हम देखते हैं क्या क्या प्रावधान थे मुख्य रूप से। देखिए, एक नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया, ये राजनीतिक मामलों का देखभाल के लिए गठन किया गया था। देखिए, नियंत्रण बोर्ड है जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। इसमें 6 सदस्य नियुक्त किए गए थे, जिसमें राजा के 2 सदस्य नियुक्त होते थे और 4 सदस्य जो प्रीवी काउंसिल के सदस्य होते थे। तो टोटल 6 सदस्य मिला करके बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया था। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम था कि राजनीतिक मामले को आप देख रेख करेंगे। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, जैसे कि देखिए एक था क्या, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या किया गया था? ये किया गया था राजनीतिक मामलों को देखरेख के लिए कि ये राजनीतिक मामले की देखरेख करेंगे। और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है ये क्या करेंगे? व्यापारी को देखरेख करेंगे, व्यापार जो होता है उसकी देखरेख करने के लिए। तो यानी कि यहाँ पर क्या कर दिया गया था? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के माध्यम से व्यापार को अलग कर दिया गया और राजनीतिक मामले यानी कि शासन को अलग कर दिया गया था कि भाई व्यापार में नुकसान ना हो, आप एक जगह अपना फोकस करेंगे। और राजनीतिक मामला का देख रेख करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना कर दी गई थी, जिसमें 6 सदस्य होते थे। वही क्या किया गया था? देखिए नीचे पॉइंट है कि राजनीतिक और वाणिज्यिक दोनों को पृथक कर दिया गया था। यानी कि राजनीतिक मामलों को देख करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल है और वाणिज्यिक यानी कि व्यापार को देख रेख करने के लिए क्या है उसके लिए? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है जो वाणिज्य मामले के देखरेख के लिए स्थापित कर दिया गया था। अब देखिए,
हम 1773 और 1784 जो पिट्स इंडिया एक्ट है और 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, उसको क्या क्या किस प्रकार से हायरार्की होगा, सबसे ऊंच पर कौन है, उसके बाद किस किस प्रकार से प्रावधान किए गए थे इसमें, और 1784 में किस किस प्रकार से प्रावधान किए गए थे और सबसे ज़्यादा सर्वोच्च कौन था, उसके बारे में हम एक हायरार्की बना करके, हायरार्की का अर्थ होता है कि सर्वोच्च कौन होगा, उसके नीचे कौन सा होगा, इस प्रकार से हम देख लेते हैं ताकि हमें क्लियर हो। तो देखिए 1773 का अगर प्रावधान देखिएगा तो उसमें क्या है, सर्वोच्च राजा होते थे। राजा ब्रिटेन में जो राजा होते थे वो सर्वोच्च पद है और सबसे ऊपर राजा रहते थे। राजा के अधीन संसद था और संसद के ही अधीन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिसे BOD लिखा गया है यहाँ पर, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है जो राजा का अधीन होता था, जो भारत में ये एक संस्था बनाई गई थी और इसमें 24 सदस्य थे। समय समय के अनुसार इसमें बढ़ाया भी गया और कम घटाया भी दिया गया था सदस्यों की संख्या। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में क्या है, ये राजा को रिपोर्ट करता, सॉरी ये संसद को रिपोर्ट करता था, संसद फिर राजा को रिपोर्ट करते थे। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का अधीन GG यानी कि गवर्नर जनरल होते थे। और 1773 का अधीन आप देखिएगा कि बम्बई में, मद्रास में और बंगाल में गवर्नर जनरल का नियुक्ति का प्रावधान कर दिया गया था। लेकिन बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे उनको अधिक शक्तिशाली बनाया गया था, वहीं बम्बई और मद्रास के जो गवर्नर जनरल है उनको कम शक्ति दिया गया था। और दोनों के जो दोनों बम्बई और जो मद्रास के गवर्नर जनरल होंगे उनको बंगाल के गवर्नर जनरल का अधीन कर दिया गया था। तो इस प्रकार से जो प्रावधान है 1773 के जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें किया गया था, जिसमें सबसे सर्वोच्च राजा था, उसके नीचे संसद और संसद के नीचे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के नीचे था जो गवर्नर जनरल होता था। और गवर्नर जनरल बम्बई, मद्रास और बंगाल में 3 ये जो प्रांत था उस समय, उसमें जो गवर्नर जनरल की नियुक्ति की जाती थी। लेकिन 1773 का जो प्रावधान देखिएगा उसमें सबसे जो शक्तिशाली था वो बंगाल के जो गवर्नर जनरल था वो सबसे शक्तिशाली था, क्योंकि बम्बई और मद्रास के जो गवर्नर जनरल थे उनको बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया था। उसी में आप देखिए 1784 के एक्ट, 1784 के जो आप एक्ट देखिएगा तो उसमें क्या किया गया था, 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट किया गया था, तो इसमें क्या गया था, इसमें भी राजा सर्वोच्च था, राजा जो सर्वोच्च पद है वहाँ ब्रिटेन का उसमें, और उसके नीचे क्या था, संसद था। और संसद के नीचे क्या ला दिया गया था, एक आप देख रहे हैं कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल ला दिया गया था, जिसे नियंत्रण बोर्ड कहते हैं। बोर्ड ऑफ कंट्रोल है जो राजनीतिक मामले को देखरेख के लिए लाया गया था, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से ऊपर था। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है जो व्यापारिक गतिविधि के देखरेख के लिए था। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ऊपर ठीक क्या किया गया था, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल ला दिया गया था जिसमें 6 सदस्य था। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो व्यापार की देखरेख के लिए था। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के नीचे क्या था, गवर्नर जनरल था। और गवर्नर जनरल बम्बई, मद्रास, बिहार, उड़ीसा, उस समय अन्य छोटे छोटे प्रांत में भी गवर्नर जनरल की नियुक्ति का प्रावधान शुरू हो गया था। तो इस प्रकार से आप 1784 और 1773 के हायरार्की को हम इसका प्रस्तुत किए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कौन सा था, 1793 का रेगुलेटिंग एक्ट। देखिए 1793 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसमें क्या था कि जो 1784 पिट्स इंडिया एक्ट है उसकी जो खामियां थी उसको दूर करने के लिए 1793 में तुरंत एक्ट लाया गया था, जिससे 1784 के जो कुछ प्रावधान थे उसको खामियों को दूर करने के लिए 1793 का एक्ट लाया गया था। देखिए इसमें क्या क्या प्रावधान थे। सबसे पहले कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एकाधिकार है उसको 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। एकाधिकार का अर्थ होता है कि सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत से व्यापार कर सकती है, दूसरा कोई कंपनी है जो व्यापार नहीं कर सकती है, यानी कि 20 वर्ष के लिए इसको बढ़ा दिया गया था। कब, 1793 के एक्ट के तहत जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको 20 वर्ष के लिए जो व्यापार एकाधिकार था उसे बढ़ा दिया गया। वहीं कंपनी को 6% लाभांश को बढ़ा करके 10% कर दिया गया। यानी कि कंपनी मान लीजिए 100 रुपया कमाएगी भारत में तो क्या करेगी, पहले 6 रुपया मिलता था लाभ उसको, अब उसको बढ़ा करके 10 रुपया कर दिया गया कंपनी को। अब देखिए अगला क्या किया गया था कि पहले नियंत्रण बोर्ड का वेतन ब्रिटिश से, परंतु इस अधिनियम के बाद वेतन भारत से दिया जाने लगा। यानी कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो स्थापना किया गया था, जिसका काम था कि राजनीतिक मामले को देख रेख करना, उसका वेतन पहले क्या दिया जाता था, पहले दिया जाता था ब्रिटेन से। लेकिन 1793 के अधिनियम के तहत यह प्रावधान किया गया है कि जो भी 6 सदस्य होंगे बोर्ड ऑफ कंट्रोल में उसका वेतन है जो भारत से दिया जाएगा। इस प्रकार से जो प्रावधान है 1793 एक्ट के तहत किया गया था। वहीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का वेतन भी भारत से प्रावधान कर दिया गया। यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसके लिए गठन किया गया था, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर गठन किया गया था कंपनी के जो व्यापारिक जो गतिविधि है उसके देखरेख के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन कर दिया गया था। लेकिन 1793 से पहले क्या होता था कि इसके वेतन जो भी सदस्य होते थे इसका वेतन ब्रिटेन से दिया जाता था। लेकिन 1793 में क्या प्रावधान किया गया कि इसका वेतन है जो अब भारत से दिया जाएगा। इस प्रकार से प्रावधान है जो 1793 के तहत किया गया था। देखिए अन्य क्या प्रावधान है कि गवर्नर जनरल को वीटो शक्ति सीमित किया गया। देखिए गवर्नर जनरल को क्या था कि पहले वीटो शक्ति दिया गया था। वीटो शक्ति का मतलब होता है कि मान लीजिए
कोई कानून बना और गवर्नर जनरल को पसंद ये कानून नहीं है, ये प्रावधान कोई भी कानून का नहीं पसंद आता, तो वो वीटो शक्ति यानी कि एकाधिकार उस पर शक्ति होता है कि भाई ये कानून को खारिज करवा सकते हैं। तो उसी को बोलते हैं वीटो शक्ति। वीटो शक्ति का आप समझ गए कि कोई भी कानून या प्रावधान होता है जिसमें जैसे गवर्नर जनरल को वो प्रावधान पसंद नहीं है, तो क्या करते हैं गवर्नर जनरल या जिसको भी वीटो शक्ति प्राप्त होता है वो व्यक्ति क्या करते हैं, अकेले ही उस कानून को खारिज करने के लिए उसके पास शक्ति होता है। तो उसी को बोलते हैं वीटो शक्ति, यानी कि अकेले एक व्यक्ति जो पूरे कानून को समाप्त करने का अधिकार रखता हो या कोई भी प्रावधान को समाप्त करने का अधिकार रखता हो, उसी को बोलते हैं वीटो शक्ति, यानी कि बहुत बड़ा शक्ति होता है। तो क्या कह दिया गया था, 1793 जो अधिनियम था उसके तहत वीटो शक्ति को सीमित कर दिया गया, यानी कि सभी क्षेत्र में आप वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। देखिए वीटो शक्ति 3 क्षेत्र के लिए इनको सिर्फ मिला, 3 क्षेत्र के लिए गवर्नर जनरल को वीटो शक्ति रहने दिया गया और बाकी जो क्षेत्र था उस सभी के लिए वीटो शक्ति समाप्त कर दिया गया। तो 3 क्षेत्र कौन सा था, एक था सैन्य क्षेत्र, यानी कि सेना के मामले में जो भी डिसीजन लिया जाएगा उस पर गवर्नर जनरल को क्या किया जाएगा, उसके पास वीटो शक्ति होगा, अगर वो चाहे तो वो उस शक्ति का प्रयोग करते हुए उस संवैधानिक प्रावधान को समाप्त कर सकता है। तो सैन्य क्षेत्र में एक वीटो शक्ति प्राप्त था। दूसरा था कि ब्रिटिश सरकार के हित का मामला, अगर ब्रिटिश सरकार के कोई भी मामला हित का हो जिससे ब्रिटिश सरकार का लाभ होता हो, तो उसके लिए क्या करते हैं कि वो गवर्नर जनरल वीटो शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इस मामले में भी वीटो शक्ति दिया गया था। दूसरा था कि लॉ एंड ऑर्डर, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर को जब लागू करने के लिए क्या है कानून बनती है और उस पर जब कुछ प्रावधान पर अगर गवर्नर जनरल को कोई तकलीफ हो कि भाई ये कानून अच्छा नहीं है या कानून अच्छा नहीं हो सकता है भविष्य में, तो लॉ एंड ऑर्डर को पालन करने के लिए क्या है कि गवर्नर जनरल को वीटो शक्ति दिया गया था। तो 3 शक्ति था, जिसके 3 क्षेत्र था जिस पर वीटो शक्ति का गवर्नर जनरल प्रयोग कर सकते थे। सैन्य क्षेत्र, ब्रिटिश सरकार के हित में अगर कोई कानून हो, और लॉ एंड ऑर्डर को पालन करने के लिए अगर कोई कानून बनता है तो उस पर गवर्नर जनरल है जो वीटो शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। बाकी सभी पर वीटो शक्ति को सीमित कर दिया गया था कि आप वीटो शक्ति का सभी मामला में प्रयोग नहीं कर सकते हैं। देखिए अभी हम 1793 का जो रेगुलेटिंग एक्ट पढ़े थे, 1793 का जो चार्टर्ड एक्ट था 1793, उसके बाद क्या किया गया था इसमें कि 20 वर्ष के लिए जो एकाधिकार बढ़ा दिया गया था, तब क्या हुआ कि फिर 1813 में फिर से एक चार्टर्ड एक्ट लाना पड़ा कि अब कंपनी को कौन सा अधिकार मिलेगा, क्योंकि 20 वर्ष के लिए यहाँ पर बढ़ाया गया था, तो 20 वर्ष पूरा हो जाती है 1813 में। फिर 1813 में एक एक्ट लाया गया था और इसके तहत कंपनी को फिर से क्या क्या शक्ति दी गई उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। देखिए जो भी एक्ट जो प्रावधान हम यहाँ पर अभी चर्चा कर रहे हैं, ये मुख्य रूप से परीक्षा की दृष्टि से है, जो परीक्षा में काफ़ी पूछे जाते हैं उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। ऐसे अगर चर्चा करने के लिए बात किया जाए तो एक एक कानून पर बहुत सारे प्रावधान थे जो हमारे काफ़ी यूज के लिए नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछा जाता उतना, तो जितना पूछा जाता है एग्जाम में उस पर हम चर्चा करते हैं। चलिए शुरू करते हैं फिर 1813 का एक्ट, क्योंकि 1793 में 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था और 20 वर्ष के लिए जब बढ़ता है तो कब 1813 में वो जो समय था 20 वर्ष का एक अधिकार का वो अब समाप्त हो गया था, तो फिर 1813 में चार्टर्ड एक्ट लाना पड़ा था। तो चलिए देखते हैं कि चार्टर्ड एक्ट 1813 में क्या क्या प्रावधान है। देखिए इसमें क्या क्या प्रावधान कर दिया गया था कि व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। देखिए व्यापारिक एकाधिकार का मतलब है कि सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत से व्यापार कर सकती थी, वो क्या है एक एकाधिकार था, अब इसको क्या कर दिया गया कि समाप्त कर दिया गया, यानी कि कोई भी कंपनी है वो भारत से व्यापार करने के लिए योग्य है। लेकिन इसमें भी कुछ कैप लगा दिया गया, कुछ आरक्षण है जो ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया। एक था चाय का, यानी कि व्यापार चाय का व्यापार है जो केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही कर सकती थी, दूसरा कोई कंपनी चाय के साथ चाय का व्यापार नहीं कर सकती थी। दूसरा चीन का मतलब है कि चीन देश से व्यापार है केवल ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। ये 2 कैप है जो ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त था, यानी कि चाय का व्यापार और चीन का व्यापार है जो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही कर सकती थी। ये दोनों क्षेत्र पर अभी भी एकाधिकार लागू था, यानी कि पूर्ण रूप से कहा जा सकता है कि एकाधिकार यहाँ पर समाप्त नहीं हो पाया था, क्योंकि चाय और चीन के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को एकाधिकार यहाँ पर प्राप्त था। लेकिन और जो और भी चीज़ थे व्यापार के लिए उस पर जो कैप लगा हुआ था वो ब्रिटिश संसद के द्वारा हटा लिया गया और एक अधिकार को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया। अन्य क्या प्रावधान था कि शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपया खर्च किया जाएगा, यानी कि भारतीय शिक्षा जो दिया जाता था उस समय प्रावधान किया गया 1813 के तहत कि प्रति वर्ष 1 लाख रुपया है जो भारतीय शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। अगला क्या था कि ईसाई धर्म का प्रचार, जो भी ईसाई धर्म यूरोप से करने आए हैं उनके लिए क्या किया गया था, प्रावधान कर दिया गया था, कानूनी प्रावधान कर दिया गया था कि आप भारत में ईसाई धर्म का प्रचार कर सकते हैं। तो 1813 के तहत ईसाई धर्म के प्रचार की अनुमति प्रदान कर दिया गया था। वहीं क्या अगला है
कि सीमित मात्रा में कंपनी के व्यापार करने की अनुमति अगले 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। तो क्या कर दिया गया था? सीमित मात्रा में, लेकिन एकाधिकार को क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया था। एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था, लेकिन अगले 20 वर्ष के लिए सीमित मात्रा में, जैसे चीन हो गए, चीन के साथ व्यापार हो गया या चाय के साथ व्यापार हो गया, उस सीमित मात्रा में एकाधिकार कंपनी को अभी भी प्राप्त था, लेकिन 20 वर्ष के लिए फिर से बढ़ा दिया गया कंपनी के व्यापार को। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ था कि सभी कंपनी, जो ब्रिटिश अन्य कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी को छोड़ करके, वो उनको व्यापार करने की अनुमति मिल गया था, लेकिन दो क्षेत्र पर अभी भी एकाधिकार है, चाय और चीन। इसको आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पर पूर्ण रूप से एकाधिकार समाप्त नहीं हुआ है। अगला जो चार्टर्ड एक्ट आएगा 1833 का, क्योंकि 20 वर्ष फिर से ड्यूरेशन वहाँ पर पूरा होता है, तो 1833 में फिर से आता है, तो वहाँ पर क्या हुआ? पूर्ण रूप से एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। चलिए हम अगला देखते हैं, चार्टर्ड एक्ट 1833 का। देखिए, जब चार्टर्ड एक्ट 1833 जो आप देखिएगा, तो उसमें क्या किया गया था कि पूर्ण रूप से एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। इसमें प्रावधान था कि व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त, क्योंकि आप 1813 में देख चुके हैं कि 20 वर्ष के लिए सीमित मात्रा में व्यापार को बढ़ाया गया था। तो 20 वर्ष कब पूरा हो जाता है? 1833 में है, जो 20 वर्ष पूरा हो जाता है, तो इसमें क्या कर दिया जाता है कि जो पूर्णतः एकाधिकार था, पूर्णतः एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। जो पहले चाय और चीन के साथ जो एकाधिकार प्राप्त था कि चाय और चीन के साथ व्यापार सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, उसको भी समाप्त कर दिया गया। यानी कि अब कोई भी कंपनी कोई भी चीज़ का व्यापार भारत और चीन के साथ कर सकती है। जो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी को जो एकाधिकार प्राप्त था, उसको अब समाप्त कर दिया गया। वहीं अगला क्या था कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। यानी कि जो बंगाल का, सिर्फ बंगाल क्षेत्र का एक छोटे से क्षेत्र के जो गवर्नर जनरल था, अब उसको पूरा भारत के लिए गवर्नर जनरल उसी को बना दिया गया। किस प्रावधान के तहत? 1833 के प्रावधान के तहत ये प्रावधान किया गया था। अगला क्या किया गया है कि सिविल सेवा की खुली प्रतियोगिता परीक्षा प्रारंभ की गई। देखिए, पहले क्या होता था कि सिविल सेवा की जो परीक्षा नहीं होता था, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के जो सदस्य होते थे, जो अपने से किसी भी व्यक्ति को नियुक्त करते थे, और वही है जो आईएएस, जो अभी आप कहते हैं, उस समय आईसीएस कहलाता था, आईसीएस इंडियन सिविल सर्विस कहलाता था, जो अभी आईएएस होता है, उसी के पद का जो नाम है, परिवर्तित रूप है। उस समय क्या होता था कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के जो सदस्य थे, वही आईसीएस को नियुक्त कर देते थे, और आईसीएस एक उस समय बहुत बड़ा पद होता था, उसके लिए कोई एग्जाम नहीं होती थी, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करती थी कि खुद अपने रिलेशन वाले को क्या करता था? नियुक्त कर देता था। बड़े बड़े पद था यहाँ पे, और यहाँ पर वेतन वगैरह जो सुविधा है वो काफ़ी मिलता था, और कोई एग्जाम के लिए कोई प्रावधान नहीं था। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करते थे कि अपने जो रिलेशन वाले हैं उनको नियुक्त कर देते थे इतने बड़े बड़े पद पर। लेकिन 1833 में कहा गया कि ये अब क्या होगा कि इसके लिए खुली प्रतियोगिता होगी, खुली परीक्षा प्रतियोगिता होगी। जो व्यक्ति परीक्षा में पास होंगे उन्हीं के लिए ये पद, मतलब उन्हीं को ये पद पर स्थापित किया जाएगा। लेकिन क्या हुआ कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को जो एकाबैग जो अधिकार था, जो नियुक्ति वो लोग करते थे अपने रिलेशन वाले को, या पैसा लेकर के किसी व्यक्ति को नियुक्त कर देते थे, तो इनको क्या हुआ कि अब इनको जो अधिकार था नियुक्त करने का वो तो समाप्त हो गया। तो क्या हुआ, ये लोग विरोध करने लगे कि सिविल सेवा का जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम न होकर जो हमें नियुक्ति करने का जो प्रावधान है वही बना रहने देना चाहिए। इसके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है जो विरोध कर दिए थे। तो उस समय क्या किया गया था, जो ये वाला प्रावधान था सिविल सेवा की खुली प्रतियोगिता परीक्षा जो आरंभ किया गया था, उसको समाप्त कर दिया गया था 1833 का अधिनियम के तहत, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो सदस्य थे वो इस पर विरोध कर दिए थे। नेक्स्ट क्या था कि 1833 के अधिनियम में नेक्स्ट क्या है, चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट कैसा है। नेक्स्ट था कि गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद में चौथे सदस्य को शामिल किया गया विधि सदस्य के रूप में। देखिए, आप जब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट जब हम पढ़े हैं, तो उस समय क्या किया गया था कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इस समय गवर्नर जनरल के परिषद के सदस्य के मतलब कि गवर्नर जनरल के जो सदस्य हैं, गवर्नर जनरल है, उनके सहायता के लिए 4 सदस्य की नियुक्ति की गई थी। 1793 में कर दिया गया था कि एक सदस्य हटा करके 3 सदस्य कर दिया गया था। 1793 में कर दिया गया था, एक सदस्य को हटा करके 3 सदस्य कर दिया गया। अब आप देख रहे हैं कि 1833 के तहत क्या कर दिया गया था कि फिर चौथा सदस्य को ला दिया गया, और चौथा सदस्य कौन सा है, तो ये विधि सदस्य के रूप में स्थापित कर दिया गया था कि ये विधि सदस्य होंगे। चौथा जो स्पेशल है, इसको विधि सदस्य के रूप में ही लाया गया था कि जो कानून का अच्छे जानकार है उनको इस पद पर लाया जाए। तो चौथा सदस्य जो गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद में चौथे सदस्य को शामिल किया गया विधि सदस्य के रूप में। तो विधि सदस्य के रूप में शामिल होने वाला पहला व्यक्ति था जो मैकाले था। मैकाले है जो विधि सदस्य के रूप में गवर्नर जनरल के जो परिषद है उसके सदस्य के चौथे सदस्य में जो विधि सदस्य के रूप में शामिल होने वाले मैकाले था, जो पहला व्यक्ति था। भारतीयों से भेदभाव पर प्रतिबंध लगा दिया। इस अधिनियम में कहा गया था कि भारतीयों से भेदभाव अब नहीं किया जाएगा, कि सभी को बराबरी अधिकार है जो सरकारी नौकरी में दिया जाएगा। सभी को एकाधिकार, मतलब कि सभी को समानता का अधिकार यहाँ पर प्रदान कर दिया गया था कि सभी के भेदभाव पर, अब भारतीयों के भेदभाव पर प्रतिबंध लगा दिया गया, और जो व्यक्ति योग्य होगा सरकारी नौकरी में उसे योग्यता के अनुसार
पद दिया जाएगा। इसमें यह प्रावधान किया गया था। और क्या प्रावधान कर दिया गया था, देखिए दास प्रथा का अंत कर दिया गया था। देखिए दास प्रथा का अंत है इस अधिनियम के तहत किया गया था। इस अधिनियम के तहत किस 1833 अधिनियम के तहत दास प्रथा को अंत करने का प्रावधान किया गया था। लेकिन ये अंततः प्रावधान है जो लागू कब हुआ, ये 1843 में लागू हुआ लॉर्ड एलेनब्रो के समय। इसी के एक्ट 5 जो लॉर्ड एलेनब्रो है जो 1833 एक्ट के तहत 1833 एक्ट के तहत 1843 में कानून बनाते हैं और उसी के एक्ट 5 के तहत जो दास प्रथा है उसको समाप्त कर दिया गया था। देखिए दास प्रथा का मतलब है कि कोई व्यक्ति अपने यहाँ किसी को भी दास बना लेता था, यानी कि बेगार मजदूर जिसको बोलते हैं, और अपने जो काम है पूरा करवाता था, उसको मजदूरी नहीं देता था। तो इस प्रकार से जो जो प्रावधान है दास प्रथा का अंत है जो लॉर्ड एलेनब्रो के समय लॉर्ड एलेनब्रो ने 1843 में किया था। लेकिन अधिनियम पूछा गया जाएगा तो 1833 का अधिनियम हो जाएगा। लेकिन लागू कब हुआ, 1843 में लागू हुआ। और एक्ट 5 के तहत आप इसको याद रखेंगे कि एक्ट 5 के तहत ये प्रावधान को लागू करके दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। अगला जो प्रावधान है वो कौन सा है, 1853 का। देखिए 1853 में क्या क्या प्रावधान किया गया था इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए क्या क्या किया गया था, ये हमारे जो शासन व्यवस्था जो संवैधानिक विकास है उसके तहत ये लास्ट चार्टर्ड एक्ट था। क्योंकि इस समय तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी है जो पूर्ण रूप से एक अधिकार भारत पर मतलब पूर्ण रूप से शासन नहीं कर पा रही थी। लेकिन इसके बाद क्या है, भारत शासन अधिनियम आने लगा था 1858 से। जब आप देखते हैं कि 1857 का विद्रोह होता है उसके बाद से क्या है, ये शासन व्यवस्था है वो परिवर्तित होता है। तो ये जो चार्टर्ड एक्ट है ये अंतिम चार्टर्ड एक्ट है 1853 का। देखिए इसमें क्या क्या प्रावधान किया गया था। इसमें जो 1833 के जो पहली इस 1833 में जो किया गया था कि आईसीएस पद के लिए परीक्षा का जो प्रारंभ किया गया था उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के विरोध की वजह से समाप्त कर दिया गया था। लेकिन 1853 एक्ट में क्या किया गया, फिर से इस प्रावधान को लागू कर दिया गया। सिविल सेवा में खुली प्रतियोगिता परीक्षा प्रारंभ कर दी गई थी। जो आईसीएस के लिए जो परीक्षा होता था पहले क्या करती थी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नियुक्त कर देता था अपने अपने मतलब कि पड़ोसी को, अपने मतलब कहने का मतलब अपने रिश्तेदार को या किसी से भी पैसा लेकर के। लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया गया 1853 में कि सिविल सेवा के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा प्रारंभ की गई, यानी कि जो व्यक्ति परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे उन्हीं को ये पद दिया जाएगा। इस प्रकार से ये प्रावधान इसमें किया गया था, किसमें, 1853 के एक्ट के तहत। वहीं क्या किया गया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की संख्या 18 कर दिया गया। पहले 24 था जिसको घटा करके 18 कर दिया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आप जानते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना इसलिए किया गया था ताकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसमें व्यापार की निगरानी के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना कर दी गई थी। और इसकी पहले जो संख्या थी 24 उसे घटा करके 18 कर दिया गया। जो 6 सदस्य हैं उस 6 सदस्य की नियुक्ति जो ब्रिटिश क्राउन के द्वारा किया जाना प्रावधान किया गया था। ब्रिटिश क्राउन का मतलब होता है कि जो ब्रिटिश जो राजा थे उनको ब्रिटिश क्राउन कहा जाता था। तो जो 18 सदस्य है उसमें 6 सदस्य की नियुक्ति है जो ब्रिटिश क्राउन के द्वारा किया जाना प्रावधान किया गया था। इस प्रकार से जो चार्टर्ड एक्ट है 1853 का ये प्रावधान किया गया था। तो ये जो 1853 का जो चार्टर्ड एक्ट है ये हमारा समाप्त हुआ। आज यहीं तक रखते हैं, फिर आगे से क्या करेंगे, जो आगे जो भारत शासन अधिनियम है 1858 यानी कि 1857 के विद्रोह के बाद जो शासन व्यवस्था परिवर्तित हुआ था उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो यहाँ तक चार्टर्ड एक्ट है जो समाप्त हुआ, इसके बाद भारत शासन अधिनियम आता है, यानी कि भारत पर जो डायरेक्ट शासन की व्यवस्था है जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा किया गया था और कानून बनाया गया था उसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए आज के लिए यहीं पर रखते हैं। जय हिंद जय भारत। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद जय भारत।